हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 और इसमें अप्लाइड फिजिक्स 2 में लेक्चर नंबर 2 तक पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे आज एप्लीकेशन ऑफ लेजर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन ऑफ लेजर कई साल पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, है ना। नहीं भी आया तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जान लीजिएगा अपने लाइफ में, तो हर जगह आप बता सकते हैं कि लेजर क्या है। इसलिए मेरे अनुभव के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और 100% पूछा जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेजर, है ना। लेजर का क्या एप्लीकेशन है ना, क्या इसके यूज हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल यूज़ देखेंगे, फिर मेडिसिन, मेडिकल यूज़, फिर मिलिट्री एप्लीकेशन और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल यूज। फॉर वेल्डिंग एंड मेल्टिंग, पिघलाने के लिए और जोड़ने के लिए लोहा जोड़ सकते हैं लेजर की सहायता से, पिघला भी सकते हैं। सोचिए कि इसमें कितना एनर्जी है, लेजर लाइट में कितना ऊर्जा, कितना इंटेंसिटी, कितना इसमें पावर है जो लोहा को पिघला सकता है और उसको जोड़ सकता है, बताइए। दूसरा यूज है फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग, जब जोड़ सकता है, गला सकता है उसको और काट सकता है, वेल्डिंग कर सकता है, तो निश्चित है छेद करना क्या, आराम से छेद कर देगा लोहा में, है ना। तीसरा है टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल के क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए भी लेज़र बीम का यूज किया जाता है। लेज़र बीम बहुत प्रकार के होते हैं, एज नीड और रिक्वायरमेंट बनाए जाते हैं, जैसा आपका नीड है, जैसा रिक्वायरमेंट है। अब कहिएगा सर कि लोहा काटने वाला लेजर से मेडिसिन में यूज करेगा, तो मेडिसिन में जैसे ही माथा पे डालेगा छेद कर देगा, मर जाएगा आदमी। तो लोहा काटने वाला लेजर अलग होता है, मेडिकल लेजर अलग होता है ना, और सिविलियंस लेजर, मिलिट्री लेजर अलग होता है। तो इसको समझिएगा, एज ए नीड, जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। फोर देखिए, फॉर द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स, हीटिंग ट्रीटमेंट के लिए, है ना, मेटालिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स के हीटिंग ट्रीटमेंट के लिए भी लेजर यूज किया जाता है। ये था इंडस्ट्रियल यूज। अब आ जाइए मेडिकल यूज। यूज इन परफॉर्मिंग माइक्रो एंड ब्लडलेस सर्जरी, माइक्रो और ब्लडलेस सर्जरी करने के लिए लेजर का उपयोग, जहाँ पे बिना खून बहाए सर्जरी करना है ना, ब्रेन ट्यूमर है, शरीर के अंदर ट्यूमर्स है, सेल है, अनवांटेड सेल्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉक्टर लोग लेजर का यूज करते हैं। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिटैच रेटिना, आँख के प्रॉब्लम को, रेटिना वगैरह के प्रॉब्लम को सही करने में लेजर का यूज किया जाता है ना। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कैंसर एंड स्किन ट्यूमर्स, है ना, मनुष्य और जानवरों के ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए, है ना, कैंसर वगैरह जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है। तो ये था आपका मेडिसिन या मेडिकल यूज। आगे देखिए मिलिट्री एप्लीकेशन क्या है। लेजर बीम कैन सर्व एज ए वार वेपन, है ना, वार वेपन यानी युद्ध के हथियार के रूप में यूज किया जाता है। इसका क्या है, तो ए पावरफुल लेजर बीम कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन ए फ्यू सेकेंड। कहता है एक पावरफुल लेजर बीम है जो 1 सेकेंड में डिस्ट्रॉय कर देगा बड़ा से बड़ा मिसाइल, बड़ा से बड़ा जहाज, तोप और नाव को, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी इतना होता है, इतना उसमें ज़्यादा ऊर्जा होता है कि ब्लास्ट कर देगा तुरंत, है ना। द बिग साइज ऑब्जेक्ट लाइक एरोप्लेन मिसाइल बाय पॉइंटिंग द लेजर बीम, जहाँ पॉइंट करेगा ब्लास्ट onto them. For this reason it is called as death ray. लेजर रे को, लेजर बीम को डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। सिंस साइंस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन देखिए, अब इट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन। आज जो मोबाइल नेटवर्क 3G 4G 5G इतना काफ़ी एडवांस हुआ है, इसके पीछे किसका अहम योगदान है, लेजर और ऑप्टिकल फाइबर का। कैसे काम करता है, नेक्स्ट डिटेल क्लास इसका अलग से बताएंगे, है ना। अभी बस इतना जान लीजिए, लेजर बीम और ऑप्टिकल फाइबर मिलकर के ही आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। इसमें तार उर का कहीं ज़्यादा योगदान नहीं है, कॉपर वायर का, लेजर और ऑप्टिकल फाइबर। आगे देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लैनेट्स इज पॉसिबल विथ लेजर। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गया या लेजर के बीम के द्वारा ये संभव है, कम्युनिकेट कर सकता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच। और भी इसका यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का, लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेमेस्टर एग्जाम में आएगा और कम से कम 10 यूज आप याद रखेंगे और हर एक सेक्शन का कम से कम 2-2 यूज। जैसे अगर मेडिकल का, तो मेडिकल का 2 यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 यूज। आगे लिखिए, इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी,
इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी, इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी। देखते हैं होलोग्राम्स वगैरह रहता है तो लेजर से स्कैन करके आराम से चेक कर देते हैं, मॉल में जाते हैं खरीदते हैं कोई भी चीज़ तो बार कोड रीडिंग है ना, बार कोड रीड करने में भी लेजर का यूज किया जाता है, होलोग्राफी में भी लेजर का यूज। आगे देखिए, इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन, इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन बिटवीन सबमरीन्स, बिटवीन मरीन्स, NE सबमरीन्स है ना। आगे देखिए, दे आर नॉट इजली एब्जॉर्ब बाई वाटर, पानी जो है यानी वाटर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, लेजर लाइट आराम से एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन के अंदर कम्युनिकेट कर देता है। आगे देखिए, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट सम केमिकल रिएक्शंस, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट सम केमिकल रिएक्शन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के गति को तेज करने के लिए लेजर यूज किया जाता है। चूंकि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाता या उसको तेज करना है तो लेजर मार दिया, क्योंकि लेजर बीम जहाँ जाएगा वहाँ हॉट यानी गर्मी उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है तो हॉटनेस की वजह से वो रिएक्शन काफ़ी तेज हो जाता है इसकी गर्मी की वजह से। इट इज यूज टू एक्सेलरेट सम केमिकल रिएक्शन, इट इज यूज टू क्रिएट न्यू केमिकल कंपाउंड्स, इट इज used to create new chemical compound, नए केमिकल कंपाउंड बनाने by destroying atomic bonds between, by destroying atomic bond between किसके बीच, तो मॉलिक्यूल्स के बीच, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, BONDS अच्छा से लिखिएगा मीनिंग है ना। एक लास्ट बचा है, इट इज यूज्ड टू ड्रिल मिनट होल है ना, बहुत कम समय में यह ड्रिलिंग कर देता है, बहुत कम समय में यह छेद कर देता है, लोहा हो या कोई अन्य पदार्थ हो, जब लोहा में छेद कर दिया तो लगभग सारी चीज़ों में ये होल कर देगा है ना। तो लिखिएगा, it is used to drill, it is used to drill minute hole in cell walls without damaging the cell, द सेल्स है ना। तो ये है साइंस एंड इंजीनियरिंग का यूज लेजर का है ना। हमने मिलिट्री एप्लीकेशन देखा, अब साइंस इंजीनियरिंग में देखिए, इट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक, सभी बताया है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन बिटवीन प्लैनेट्स इज पॉसिबल, एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच भी कम्युनिकेशन हो सकता है लेजर का यूज करके। सोचिए कितना पावरफुल है। इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि लेजर बीम को अगर हम यहाँ से चांद पे मारे तो चांद से रिफ्लेक्ट होकर के पुनः धरती पे आ जाएगा, इतना अधिक इसमें ऊर्जा होता है। थर्ड वन देखिए, इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी, बता दिए। इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन बिटवीन सबमरीन्स, एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन के बीच कैसे कम्युनिकेशन होगा, तो पॉसिबल है लेजर के थ्रू। इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट सम केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के गति को बढ़ाने के लिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू केमिकल कंपाउंड्स, नए यौगिकों के निर्माण करने में। बाय डिस्ट्रॉइंग एटॉमिक बॉन्ड्स, है ना, परमाणु के बंधन को तोड़ करके उसके मॉलिक्यूल्स के साथ। इट इज यूज्ड टू ड्रिल मिनट होल्स, मिनट होल्स में ये किसी भी चीज़ में छेद कर सकता है, सेल में छेद कर सकता है ना। तो इस बिना ब्लडलेस सर्जरी करने में, तो ये सारा यूज है आपका
लेजर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, 100% आना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव है लगातार 3-4 सालों से मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन उठाएगा तो लेजर का यूज जरूर पूछेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 और इसमें चल रहा था यूनिट 7। यूनिट 7 में 3 लेक्चर तक पढ़ लिए थे, सॉरी 2 लेक्चर तक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेजर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अप्लाइड फिजिक्स 2 जो है सिविल वालों को फर्स्ट सेम में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर 3 प्रकार के होते हैं ना। लेजर हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे। हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। ये तीनों में एक क्वेश्चन आएगा, तीनों में से कोई एक के बारे में, कंस्ट्रक्शन और उसके एप्लीकेशन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो ध्यान से इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। हम बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास किए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान तरीके से, है ना। इसको आप समझिएगा। देखिए मात्र 2 लाइन इसका इंट्रोडक्शन है, 2 लाइन कंस्ट्रक्शन है और 1-2 लाइन इसमें लिखा है कंस्ट्रक्शन है। ये फिगर है। फिगर कोई भी टॉपिक हो उसमें फिगर बनाना मत भूलिएगा। फिगर आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा रूम पे, घर पे, तभी वहाँ एग्जामिनेशन में आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा फिगर। हम लोग जानते हैं फिगर अच्छा होता है और फिगर जो है जो भी है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो देखिए रूबी लेजर क्या है। रूबी लेजर रिलेट्स टू द क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर्स। यह जो है किस क्लास से रिलेट करता है? सॉलिड स्टेट लेजर से रिलेट करता है रूबी लेजर, है ना। इन रूबी लेजर द रूबी रॉड इज बेसिकली, इसमें जो रड लगा रहता है, ये जो बीच का रड देख रहे हैं, बेसिकली किस चीज़ का होता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल। और इसमें डॉपिंग मिलाया जाता है क्या? तो क्रोमियम ऑक्साइड को। एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को मिला करके रूबी रॉड का निर्माण किया जाता है ना। तो कैसे मिलाया जाता है? तो बाई वेट कहता है 0.05%। अगर ये 100% है तो उसमें 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड को मिला करके रूबी रॉड तैयार किया जाता है। आगे देखिए, रूबी लेजर वाज इन्वेंटेड इन 1960। 1960 में इसका आविष्कार किन्होंने किया? तो थियोडोर मियामन नामक वैज्ञानिक ने, थियोडोर मियामन नामक वैज्ञानिक ने रूबी लेजर का आविष्कार किया। तो ये था रूबी का। देखिए रूबी लेजर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। अभी आ जाइए इसके कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर, देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन। तो बहुत ही आसान है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिंड्रिकल रड ऑफ अबाउट, सिलिंड्रिकल रड होता है इसमें कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा? मुश्किल से इतना होगा, है ना। और इसका डायमीटर क्या होता है? तो 0.5 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। डायमीटर विथ फ्लैट एंड स्मूथ एंड, फ्लैट और एक स्मूथ एंड होता है। द रड एंड्स आर ग्राउंडेड, दोनों रड एंड्स ग्राउंडेड किया रहता है। एंड पॉलिश्ड, पॉलिशिंग भी देखिए यहाँ किया रहता है दोनों एंड। इसमें लिखा हुआ सिल्वर कोटिंग ऑन रूबी रॉड सो दैट द एंड फेसेस आर एग्जैक्टली पैरेलल, दोनों एंड फेस एक दूसरे के पैरेलल हो। एंड आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रड, और रड के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो दोनों। देखिए ये रड अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए। आगे देखिए ये फिगर के बारे में समझिए। ये रूबी रॉड यही है बीच वाला मेन, इसमें फ्लैश लैंप है। ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये फ्लैश लैंप है ना। सिल्वर कोटिंग ये रूबी रॉड के ऊपर लेजर बीम निकल रहा है। ये कैपेसिटर है और ये पावर सप्लाई के लिए दिया गया। नाम जरूर लिखेंगे। ये पूरे फिगर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रूबी लेजर। आगे देखिए इसमें 2-3 लाइन और है, इसको लिखते हैं अच्छे तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। 2 पॉइंट्स रह गया था कंस्ट्रक्शन में, है ना। इसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे। द वन फेस ऑफ द, एक फेस को क्या किया जाता है? सिल्वर से कोटिंग कर दिया जाता है ताकि उससे 100% रिफ्लेक्शन हो, और दूसरे साइड में सिल्वर कर दिया जाता है ताकि उससे 90% रिफ्लेक्शन हो। तो जो पूरा रॉड था बीच का वो हेलिकल फ्लैश लैंप से घिरा रहता है ना। द लेजर रॉड इज सराउंडेड बाय ए हेलिकल फोटोग्राफिक फ्लैश लैंप फिल्ड विथ जेनन, उसमें जेनन मटेरियल डाला रहता है ना। जेनन क्या है? अक्रिय गैस है ना, मटेरियल नहीं गैस है।
तो जेनन उसमें रहता है फ्लैश लैंप में, और whenever activated by the power supply the lamp produces flash of white light। लैंप का क्या काम है, उजला प्रकाश देता है जब वो एक्टिवेट किया जाएगा बाहरी सप्लाई से, है ना, और वो मदद करता है पूरे लेज़र को बीम जनरेट करने में। क्योंकि वो लाइट क्या करता है, जैसे ही लाइट देता है कुछ सेकंड के लिए, तो उसमें जो लगे थे ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, उससे फोटॉन्स निकलना शुरू होता है। देखिए इसका जब वर्किंग बताएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसका जो लेजर का वर्किंग है, ये देखिए लेजर का वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसको थोड़ा पेशेंसली पढ़िएगा, है ना। लेजर का वर्किंग, इसमें इसका फिगर आगे बताएंगे और फिगर डायग्राम से अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी पॉइंट्स को समझिए। रूबी लेजर इज ए 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर। इसमें 3 लेवल हम लोग पढ़ेंगे, 3 एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2 और एनर्जी लेवल 3। तीनों एनर्जी लेवल्स को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसी के बारे में कह रहा है, द रूबी लेजर इज ए 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेजर, है ना। इन ए रूबी लेजर ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक इज यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी टू द लेजर मीडियम। लेजर मीडियम को सप्लाई देने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग का आवश्यकता है। तो हम पंपिंग बताए थे, पंपिंग मेथड, है ना, जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग था, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग था। इसमें हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग, यानी ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू एनर्जी दिया जाएगा लेज़र, जो कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यानी इवन एनर्जी स्टेट में। आगे देखिए, टेक्निक इन विच लाइट इज यूज्ड एज एनर्जी सोर्स टू रेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल। यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हायर एनर्जी लेवल में करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग का यूज करेंगे, है ना। कंसिडर ए रूबी लेजर मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ 3 एनर्जी लेवल E1, E2, E3। मान लीजिए कि कोई रूबी लेजर है जिसमें 3 एनर्जी लेवल्स है, E1, E2 और E3 विथ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स भी n है। बी एज्यूम दैट एनर्जी लेवल्स विल बी, और हम ये भी मान लेते हैं कि इसका जो एनर्जी लेवल्स है, E3 एनर्जी लेवल ज़्यादा है E2 से और E2 ज़्यादा है E1 से। द एनर्जी लेवल E1 इज नोन एज, E1 को हम पहले से ही बताते आए हैं, E1 को क्या जानते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड एनर्जी लेवल। E3 इज नोन एज ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। द एनर्जी लेवल E2 इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट एंड द एनर्जी लेवल E3 इज नोन एज पंप स्टेट। तो तीनों एनर्जी लेवल को हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। फिर लैंग्वेज भी लिखेंगे और साइड में डायग्राम भी रहेगा। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका वर्किंग हम लोग देख रहे थे, है ना। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, देखिए 3 एनर्जी लेवल्स को दिखाया गया, एनर्जी लेवल E1, E2, E3। अभी इसके जस्ट पहले बताया E2, E3 ग्रेटर देन E2, E2 एनर्जी लेवल ग्रेटर देन एनर्जी लेवल E1, है ना। अब ये देखिए, इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना। और एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा कि किस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन हो रहा है ना। तो देखिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटास्टेबल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में, है ना। इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं और इसको पंप स्टेट कहते हैं। तो इनिशियली ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ ग्राउंड स्टेट में, है ना। मान लेते हैं व्हेन लाइट एनर्जी सप्लाई टू द लेजर मीडियम, जब लाइट एनर्जी आएगा, है ना। लाइट एनर्जी किसे, तो फ्लैश लैंप जो स्फेरिकल लिंक बंधा हुआ था उससे आएगा, है ना, व्हाइट लाइट। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट गेन्स इनफ एनर्जी। तो ये जो है, इस पे देखिए फोटॉन्स आ रहा है, लाइट मिला, ये कहाँ चला जाएगा, जंप करके पंप स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे ऊर्जा लिया, यहाँ E1 एनर्जी स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन और जंप करके कहाँ चला जाएगा, E3 एनर्जी स्टेट में, है ना। चूँकि E3 जो है पंप स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है। कितना कम होता है लाइफ टाइम, तो 10⁻⁸ सेकेंड तक ही यहाँ स्टे करेगा, यह तुरंत जंप करके नीचे चला आएगा, है ना। देखिए आगे, ग्राउंड स्टेट गेन्स इनफ एनर्जी एंड जंप इनटू द पंप स्टेट E3। ये बता दिए, यहाँ से फोटॉन्स आया, एनर्जी लिया, है ना। एनर्जी लेने के बाद ये यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया पंप स्टेट में। अब पंप स्टेट में कह रहा है द लाइफ ऑफ पंप स्टेट E3 इज वेरी स्मॉल,
कितना स्मॉल, तो 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द पंप स्टेट डू नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे, यानी 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद तुरंत जंप करके कहाँ चले आएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। चूँकि E2 एनर्जी स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट बताए थे, है ना, E2 एनर्जी स्टेट में चले आएंगे। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड दे फॉल इनटू द मेटास्टेबल स्टेट E2 बाय रिलीजिंग रेडिएशन लेस एनर्जी। रेडिएशन लेस एनर्जी रिलीज करके पंप स्टेट से इलेक्ट्रॉन किस में चले आएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में चले आएंगे, है ना। द लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट E2 इज 10⁻³ सेकेंड विच इज मच ग्रेटर देन द लाइफ ऑफ पंप स्टेट E3। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ होता है थोड़ा ज़्यादा होता है पंप स्टेट के मुकाबले। पंप स्टेट में 10⁻⁻8 था, लेकिन इसमें 10⁻⁻3, इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय तक रहेगा, है ना, पंप स्टेट E3। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स रीच E2 मच फास्टर। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर निकलने, जितना देर में निकलेगा इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा समय में वो पहुँच जाएगा। समझिए, इस बात को समझिए। Therefore the electrons reach E2 much faster, मतलब E2 के पास यानी मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन तेजी से पहुंचेगा, किसके बजाय, वहां से निकलने के बजाय, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि वहां का पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। निकल रहा है कम और आ रहा है ज़्यादा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो केस होगा इसको हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन के नाम से जानेंगे, यानी मेटास्टेबल स्टेट में। ध्यान दीजिएगा, है ना। E2 मच फास्टर देन दे लीव E2, this result in an increase in the number of electrons in the metastable state E2 and hence population inversion is achieved। देखिए फिर से समझिए इस चीज़ को। मैंने क्या बताया, मैंने बस यही इतना चीज़ बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दिया गया, नंबर ऑफ फोटॉन पार्टिकल, एनर्जी लिया, एनर्जी लेने के बाद सीधे पंप स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया। पंप स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड, इसलिए -8 सेकेंड के बाद वो जंप करके E2 स्टेट में आ जाएगा। E2 स्टेट का लाइफ टाइम कुछ ज़्यादा होता है, 10⁻³ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू E3 स्टेट, है ना, पंप स्टेट के हिसाब में। तो अब कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसका गति तेज है, आने का गति तेज है, वहाँ से निकलने का गति कम है। तो निकलेगा कम और आएगा ज़्यादा, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जैसे इसी क्लास में आने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाए और गेट से जाने वाले की संख्या कम, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा क्लास में। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ज़्यादा और यहाँ से निकल रहे हैं कम। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो गया मेटास्टेबल स्टेट यानी एनर्जी लेवल E2 का, वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का। अब आगे देखिए, आफ्टर सम पीरियड, कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटास्टेबल स्टेट E2 फॉल्स इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट E1। कुछ समय के बाद, चूंकि 10⁻³ सेकेंड के बाद E2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ, E1 एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। फॉल्स इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट E1 बाय रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। जब E2 से E1 में आएंगे तो फोटॉन्स रिलीज करेंगे, है ना। वो फोटॉन्स क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन, और इसी को हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इसके पहले भी मैंने बताया था, है ना, कि E2 स्टेट से E1 स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे उस समय फोटॉन्स यानी ऊर्जा रिलीज करते हुए आएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से जानते हैं। अब वो जो फोटॉन्स होंगे, ये फोटॉन्स यहाँ से जो निकलेंगे वे ये क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। देखिए आगे बताते हैं, है ना। When the emitted photon interacts with the electron in the metastable state, it forcefully makes that electrons falls into the ground state E1. As a result, two photons are emitted. This is called a stimulated emission of radiation. जब यहाँ से जंप किया इलेक्ट्रॉन, उस दरमियान फोटॉन्स क्रिएट किया, वो फोटॉन्स पार्टिकल एनर्जी कंटेन करता, वो दूसरे एटम को भी फोर्सफुली तोड़ दिया। तोड़ने के दरमियान क्या हो गया, एक और फोटॉन्स रिलीज कर गया और वो जंप करके कहाँ चला आया, E1 ग्राउंड स्टेट में। तो ये है, और आगे देखते हैं थोड़ा सा और इसमें है वर्किंग, और इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, है ना। पहले हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, इसके बाद आगे कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, फाइनल करते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट है, तो
When these emitted photons again interact with the metastable state, electrons, then 4 photons are produced because of this continuous interaction with the electrons. Millions of photons are produced, है ना, मिलियन ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस होता है। देखिए चलिए एक बार फिर से हम आपको शुरुआत से बता देते हैं, है ना, क्लियरली आप ध्यान दीजिएगा, है ना, लास्ट पॉइंट सब जोड़ उड़ करके सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमने क्या बताया, 3 एनर्जी लेवल E1, E2 और E3। E1 एनर्जी लेवल को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, E2 एनर्जी लेवल को मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं और E3 एनर्जी लेवल को पंप स्टेट कहते हैं। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, ग्राउंड स्टेट में है। जब हमारा फ्लैश जो स्फेरिकल हेलिकल्स जो फ्लैश लाइट था वो ऑन हुआ तो उससे क्या होगा कि इसको फोटॉन्स मिला, एनर्जी मिला। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद जस्ट E3 पंप स्टेट में चला जाएगा। अब चूंकि पंप स्टेट का लाइफ टाइम क्या था, बहुत ही कम, 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी 10⁻⁸ सेकेंड तक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे कर पाएगा। यहाँ से स्टे करने के कुछ देर के बाद, चूंकि ये अनस्टेबल स्टेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप करेंगे, E2 स्टेट में, यानी मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में क्या है कि यहाँ का लाइफ टाइम इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है, इसका लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है, 3 सेकेंड, सॉरी 10⁻³ सेकेंड लिख लीजिए, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में कि यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन कम मेटास्टेबल स्टेट में और आ रहा है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो उससे क्या हो रहा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ बढ़ जा रहा है। अब कुछ समय के बाद चूँकि मेटास्टेबल स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड तक ही स्टे करेगा, उसके बाद वो अपने आप E2 स्टेट से जंप करके E1 स्टेट में आ रहा है। जब E2 से E1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है तो फोटॉन्स रिलीज कर रहा है। इस कंडीशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से जानते हैं। किस इमिशन के नाम से, स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 स्टेट से ग्राउंड लेवल में आ रहा है तो उसमें जो फोटॉन्स रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से जानते हैं। अब पुनः ये फोटॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है जबरदस्ती, है ना, फोर्सफुली नॉकआउट करता है। चूंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, फोटॉन्स जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन से। अब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी जब फोर्सफुली नॉकआउट हुआ तो जंप करके कहाँ चला जाएगा, E1 एनर्जी स्टेट में। तो इस कंडीशन को हम लोग स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, when the emitted photon interacts with the electron in the metastable state, it forcefully makes that इलेक्ट्रॉन्स फॉल इनटू द ग्राउंड स्टेट, है ना, जबरदस्ती ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। एज ए रिजल्ट 2 फोटॉन्स आर इमिटेड। तो पहले एगो था, एगो और तोड़ा तो 2 फोटॉन्स हो गया। अब वो 2 फोटॉन्स फिर से जा करके नॉकआउट किया मेटास्टेबल स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को, E2 स्टेट वाले। चूंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा, फिर से जब फोटॉन्स को इंटरेक्ट किया तो अब इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो फिर अब 4 फोटॉन्स निकलेंगे। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहता है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन दीज इमिटेड फोटॉन्स अगेन इंटरेक्ट विद द मेटास्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉन देन 4 फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब 4 फोटॉन्स निकलेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। अब ये इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहता है विद द इलेक्ट्रॉन, मिलियंस ऑफ फोटॉन्स आर प्रोड्यूस। तो मिलियनों फोटॉन्स निकलते हैं जिससे काफ़ी एनर्जी बढ़ जाता है और काफ़ी ऊर्जा होता है उसमें, उस लाइट में, उस रेडिएशन में, जिससे लेजर लाइट पूरा काम करता है ना। तो ये था आपका लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल और ये था आपका रूबी लेजर। इसके मैकेनिज्म को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पॉइंट्स भी मैंने एक एक करके लिखा दिया है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। एनर्जी लेवल E1 को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, मेटास्टेबल कहते हैं E2 एनर्जी लेवल को, और E3 एनर्जी लेवल को पंप स्टेट कहते हैं। और किस तरह से काम करता है बहुत ही आसान है। भले थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोग को लैंग्वेज लिखने में, लेकिन जब समझ लेंगे ना तो उसको आप लिख सकते हैं लैंग्वेज, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेबस को। आगे हम लोग पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर। इसके पहले इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लीजिए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेजर। तो फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेजर। 2 एप्लीकेशन है। इफ इट इज हाई पल्स एनर्जी इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी। लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ रूबी लेजर, एप्लीकेशन ऑफ
रूबी लेज़र। एकदम शॉर्ट में लिखिए, इट इज़ यूज्ड इन होलोग्राफी, इट इज यूज्ड इन होलोग्राफी में यूज होता है। दूसरा लिखिएगा, इट इज यूज टू रिमूव टैटूज एंड आल्सो स्किन इचेज। टैटू वगैरह रहता ना स्किन पे या कुछ इचिंग होता है तो उससे इसको रिमूव करने के लिए रूबी लेजर का यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए, इट इज यूज टू रिमूव, इट इज यूज टू रिमूव टैटूज, tattoos and also skin itches, also a skin itches, है ना। तो ये था आपका रूबी लेजर का एप्लीकेशन, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन सारा मैंने रूबी लेजर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यानी लेक्चर नंबर 4 में हेलियम नियॉन लेजर और उसके बाद सेमीकंडक्टर लेजर। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।